हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के इस बढ़िया से सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं यूपीएसआई यूपी पुलिस 2025 एग्जाम ओटीआर फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन मजबूत करते रहिए। जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा मेरे साथ जुड़े रहिए। राइट इसी क्रम में आप सभी जानते हैं पॉलिटी की जो क्लासेस चल रही है, यानी कि संविधान जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, उसी की क्लासेस चल रही हैं। और आज उसी क्रम में हमारी ये 6वीं क्लास है। आज हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद के बारे में, यानी कि देश के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का जो पद है उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, संविधान में किस तरह से राष्ट्रपति को शामिल किया गया है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, किस किस पॉइंट के बारे में आपको नजर रखनी है राष्ट्रपति से संबंधित, जहां से प्रश्न बन सकता है, उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे, उन सभी तथ्यों पर बात की जाएगी। राइट, तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। संविधान से संबंधित और भी जो क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर पिन कर दूंगी, आप सभी लोग क्या करेंगे, क्लासेस को वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, आप सभी की बार बार क्वेरी आती है कि मैम जो हमारा क्लासेस का पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस अभ्यास, मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग TCE यानी कि द क्रिएटिव एडुकेटर्स जो हमारी एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पर भी आपको क्लासेस के पीडीएफ, मॉक टेस्ट और भी बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। राइट, तो चलिए फिर सेशन की तरफ मूव करते हैं। और आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्या है, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के बारे में। चलिए जानते हैं राष्ट्रपति के से संबंधित आपकी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राइट, राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है, तो आप बताएंगे देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है। संवैधानिक पद है कौन सा है, राष्ट्रपति का। ठीक है, सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा, राष्ट्रपति का होता है। क्या राष्ट्रपति जो संविधान में वास्तविक संविधान का जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है, क्या वह राष्ट्रपति होता है? तो आप सभी को याद रखना है कि राष्ट्रपति संविधान का जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्य हस्ताक्षर करने का है और उस हस्ताक्षर के अलावा कुछ भी कार्य राष्ट्रपति को नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए जरा ध्यान देंगे। भारत में अगर राष्ट्रपति ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, भारतीय संविधान में किस देश से शामिल की गई है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, आप बताएंगे कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। राइट, तो यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन के समान कैसी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, इसको अपनाया गया है। अतः भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, सर्वोच्च संवैधानिक पद, आप कहेंगे राष्ट्रपति का पद है। राइट, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, वास्तविक रूप से अगर कार्यपालिका में आपसे शक्तियों के प्रयोग की बात की जाए तो किसके हाथ में होती है, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की ही सहायता और सलाह के लिए गठित की जाती है। राइट, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग पूछा जाए कौन करता है, तो आप बताएंगे मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। राइट, ये पॉइंट समझ में आ गया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, सर्वोच्च संवैधानिक पद या संवैधानिक पदाधिकारी आपसे पूछा जाए,
ठीक है, आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे राष्ट्रपति का पद है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद है। और राष्ट्रपति के पद की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, आप बताएंगे आर्टिकल 52 बताता है कि आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। संविधान में राष्ट्रपति के पद का वर्णन कौन से आर्टिकल में, आप बताएंगे आर्टिकल 52 में किया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में ये प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति होता है वो संविधान का प्रमुख होता है, ठीक है। ब्रिटेन से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली, भारत के द्वारा अपनाई गई है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और अगर आपसे कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका का अगर आपसे कहा जाए नाम मात्र का प्रमुख होता है, तो आप क्या बताएंगे, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख। इसको भी नोट कर लेंगे। कार्यपालिका में कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है, यानी कि प्रेसिडेंट ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वास्तविक प्रमुख की बात की जाए, तब आप क्या बताएंगे, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और उसकी सहायता सलाह के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है वो होती है, ठीक है, याद रहेगा। आर्टिकल 75 और आर्टिकल 74 में इनका प्रावधान है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। भारत जो है वो कैसा है, मैंने आपको बताया एक गणराज्य है। आप सभी जानते हैं भारत की जो प्रस्तावना है, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे अब उद्देशिका के रूप में शामिल कर लिया गया, यानी कि वर्तमान में जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, उसमें पहले ही लाइनों में ये व्याख्या की गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, ठीक है। तो वहीं पर क्या बताया गया है कि भारत क्या है, एक गणराज्य है, ठीक है, रिपब्लिक है, राइट। भारत क्या है, रिपब्लिक है, यानी कि गणराज्य है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है भारत, आपको जो संविधान के जो स्रोत हैं वो क्या है, मैंने आपको प्रस्तावना में पढ़ाया है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, आप बताएंगे हम भारत के लोग। अगर आपसे स्वरूप पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो स्वरूप है वो क्या है, तब आप बताएंगे स्वरूप जो है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। ये क्या है, ये जो 5 शब्द हैं ये स्वरूपों में आते हैं, ठीक है। तो भारत क्या है, रिपब्लिक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य क्या है कि भारत का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो कैसा होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, राइट, निर्वाचित होता है, ठीक है। कैसा होता है, निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में आपको पता होगा कि वहां पर वंश के आधार पर चलता है, ठीक है, वंश के आधार पर वंशावलियां चलती रहती हैं, राइट। अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ चुनाव होता है, भारत में निर्वाचन होता है, चुनाव होता है राष्ट्रपति का। अभी हाल फिलहाल में आप सभी जानते ही होंगे कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है, इसका चयन होता है, निर्वाचन होता है, चुनाव होता है इसके लिए, राइट, ये वंशानुगत नहीं होता है, राइट। और राष्ट्रपति अपने पद पर दोबारा निर्वाचित भी हो सकता है, ये प्रावधान भी आपको याद रखना है, ठीक है, दोबारा निर्वाचन का भी प्रावधान है राष्ट्रपति के पास। तो भारत एक गणराज्य है, गणराज्य का अर्थ है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, यानी कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। ये पूछा जाता है लोकतंत्र का अर्थ क्या है, गणराज्य का अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, जो हमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द शामिल किए, इन शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गणराज्य का सीधा सा आसान सा अर्थ है कि भारत का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, प्रमुख होगा, वो कैसा होगा, वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत, ठीक है। भारत में एक साथ संसदीय लोकतंत्र
तथा गणराज्य स्थापित किया गया है। ये दोनों बातें याद रखनी है। भारत में संसदीय लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी स्थापित किया गया है। इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो ब्रिटिश राजा, आप सभी जानते हैं किंग होते हैं वहां पर, ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कौन सी प्रक्रिया से होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है निर्वाचन जो है आपको याद रखना है रकानी, ठीक है, राकानी, ठीक है, रा से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद और ये नी से हो जाएगा क्या, निर्वाचन, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपका, आर्टिकल 54। मैंने आपको पहले भी बताया है आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है निर्वाचन की, यानी कि आर्टिकल 54 की, ठीक है। अगर निर्वाचन की बात आती है आपको कौन सा आर्टिकल याद आना चाहिए तुरंत, यहाँ पर आप लिख लेंगे आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 की बात हो रही है। ये मैं आपको बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं, ठीक है, लास्ट में हम इस पर बात करेंगे। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसी, किस प्रक्रिया के आधार पर होता है और संविधान की किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, आप कहेंगे निर्वाचन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 54 यानी कि अनुच्छेद 54 में किया गया है। और किस प्रक्रिया से होता है आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष नहीं होती है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है, ठीक है। जबकि अगर ब्रिटेन की बात की जाए, आपको तुलना करके जरूर पढ़ना है, ब्रिटेन में कैसा है, राजा जो होता है वो वंशानुगत होता है। भले ही हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, लेकिन हमारा भारत जो है वो गणराज्य है, यानी कि यहाँ पर वंशानुगत ना होकर हम कैसे हैं, हम निर्वाचन करते हैं अपने देश के राष्ट्रपति का, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात की जाए कि संविधान में क्या प्रावधान है राष्ट्रपति से संबंधित, तो ये दोनों बातों पर आपको विशेष बल देना है। क्या याद रखना है आपको कि संविधान का भाग कौन सा है, भाग 5, ठीक है, संविधान का भाग 5, ठीक है, किसके बारे में बता रहा है, आपको याद रखना है आर्टिकल 52 से 78, संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। क्या याद रखना है आपको, संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किसमें किया गया है, तो आप बताएंगे भाग 5 आर्टिकल 52 से 78 के मध्य संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है, राइट। संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। अब बात आती है आर्टिकल 52 की। सबसे पहले जानेंगे आर्टिकल 52 के बारे में, ठीक है, क्या है आर्टिकल 52, इस पर बात करते हैं। आर्टिकल 52 या आर्टिकल 52 किसका प्रावधान करता है, राष्ट्रपति के पद का। कहा गया है कि भारत का क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अनुसार भारत में संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो कौन होगा, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है, आप बताएंगे भारत में संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है, यानी कि किस पे निहित होती है, आप बताएंगे कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। इसके अनुसार भारत में संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है वो कौन है, आप बताएंगे राष्ट्रपति है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, आप क्या बताएंगे, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राइट। कौन होता है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख, आप कहेंगे राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रधान नागरिक भी होता है या प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति की पत्नी जो है वो वो भी प्रथम लेडी, प्रथम महिला होती है, ठीक है, देश की प्रथम महिला होती है।
और राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 52 किसका प्रावधान करता है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 53 कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? का आर्टिकल 53 से संबंधित है। क्या कहता है कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। ये हमें बताता है आर्टिकल 53, राइट। दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54। आपको याद रखना है राकानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 53 की बात करते हैं। देखिए वही बात आ गई यहाँ पर कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये हमें बताता है आर्टिकल 53। यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखनी है, राकानी, ठीक है। राकानी, राकानी, रा से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, का से हो जाएगा उसकी कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति। नेक्स्ट आपका नी से हो जाएगा निर्वाचन, ठीक है, नी से हो जाएगा आपका निर्वाचन। और ये तीनों आर्टिकल हो गया आपका आर्टिकल 52, ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 53 और ये हो गया आपका आर्टिकल 54, ठीक है। आर्टिकल 54, ये तीनों आर्टिकल आप याद रखेंगे। आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 54 क्या है? रा का नी, ठीक है। रा कानी को का दुयो दशम, इस तरह से आप पूरा राष्ट्रपति को याद करके चलेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके संविधान के अनुच्छेद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। मैंने आपको बताया आर्टिकल 53 में इसका वर्णन किया गया है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है, ठीक है। कार्यपालिका जो शक्ति राष्ट्रपति में निहित है उसका प्रयोग वह स्वयं भी करता है और अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं उनसे भी करवा सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आर्टिकल 58 की बात करते हैं। ये क्या बताता है? राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति की योग्यता का प्रावधान किसमें है, आप कहेंगे आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है। इसके अनुसार वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात, जो योग्यताएं हैं उसमें क्या प्रावधान किया गया है आपको याद रखना है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, योग्यता से प्रश्न बनते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबको याद रहता है, ठीक है। आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, आप बताएंगे 35 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो तो क्या होगा, आर्टिकल 58 के तहत वह योग्यता में आ जाएगा, ठीक है, एलिजिबल हो जाएगा, ये कह सकते हैं आप, राइट। वह लोकसभा का सदस्य, इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रखेंगे 1500 रुपए है, ठीक है, 15,000 रुपए है, 1500 नहीं, 15,000 यानी कि 15,000 रुपीज है। राष्ट्रपति पद के लिए अगर आपसे जमानत राशि पूछी जाए कितनी जमा करनी होगी आपको, आप कहेंगे 15,000 रुपए, राइट, 15,000 रुपए। कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त ना करने पर यह जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। जो कुल वैध मत, वैलिड वोट जो पड़े होंगे उसका अगर आप 1/6 भाग नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आपकी जो जमानत राशि 15,000 रुपए आपने जमा करी है वो क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम और 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, ठीक है। क्या बात कही गई है यहाँ पर कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप में
क्या होना चाहिए? आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुके हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए आपके अंदर। उसके बाद आप क्या करेंगे? 15,000 की जमानत राशि भी देंगे। और उसके बाद आपको क्या चाहिए कि उम्मीदवारी के लिए आपको 50% मतदाताओं द्वारा आपका नाम प्रस्तावित किया जाना चाहिए। और 50% नहीं, 50 मतदाताओं द्वारा आपका जो नाम का है वो प्रस्ताव देना चाहिए। और 50 लोगों द्वारा ही आपके नाम का अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी। 50-50 का ये आंकड़ा है, 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो, 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, राइट, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आर्टिकल 54 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 53 बताता है निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। यहाँ पर फर्क समझना है आपको। अगर आपसे कहा जाए आर्टिकल 53 के बारे में, आप क्या बताएंगे? ये निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताता है, ठीक है। निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन करता है आर्टिकल 54। यहाँ पर बात हो रही है आर्टिकल 53, यहाँ बात हो रही है आर्टिकल 54 की। ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे उसकी बात की गई है, ठीक है। निर्वाचक मंडल की बात, तो इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनगिनत बार यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, जितने भी एग्जाम है उन सभी का फेवरेट प्रश्न है। और उन सभी में राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तो लाजमी है, राइट। तो इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है इसके बारे में जानते हैं। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, मैंने आपको बताया अगर संसद की बात की जाए तो आपको याद रखना है एक आर्टिकल 79, ठीक है। आर्टिकल 79 में संसद का प्रावधान है। और संसद में कौन कौन शामिल है आप सभी जानते हैं। आपको पता है संसद में राष्ट्रपति शामिल है, राइट, राज्यसभा शामिल है और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, ठीक है। तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति, आर्टिकल 80 राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा का प्रावधान है, ठीक है। संसद का प्रावधान आर्टिकल 79 में है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात क्या बताई जा रही है कि संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा जो कि उच्च सदन है और लोकसभा जो कि निचला सदन है, इन दोनों सदनों का क्या होना चाहिए कि निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? निर्वाचित सदस्य बोला जा रहा है, मनोनीत सदस्य की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राइट। संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है? राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। किसके? विधानसभा के, विधान परिषद की बात नहीं हो रही है, ठीक है, विधानसभाओं के शामिल होते हैं, ये आप याद रखेंगे। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जहां स्टार बना दिया जाए वहां पर आपको ज्यादा फोकस कर देना है, राइट। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद इसमें शामिल नहीं है, विधान परिषद क्या है? शामिल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और एक बात याद रखनी है आपको कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है? थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसको ना। चलिए यहां ध्यान दीजिए, आपसे कहा जा रहा है कि 70वां जो संविधान संशोधन है जो कि 1992 में हुआ, 1992 में, इसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं विधानसभा में? 70 सदस्यीय विधानसभा है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न दिल्ली से पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी हैं? आप बताएंगे 70 सदस्यीय विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, याद रहेगा। निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल में आपको क्या क्या याद रखना है? आप कहेंगे
आप 2 आर्टिकल याद रखेंगे। कौन कौन से? एक आपको आर्टिकल 53 याद रखना है, एक आपको आर्टिकल 54 याद रखना है, राइट। ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं। यहां पर निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है, निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है, जो कि एकल संक्रमणी मत पद्धति है, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यहां पर बताया गया है निर्वाचक मंडल के बारे में, राइट, निर्वाचक मंडल के बारे में कौन कौन शामिल हुआ। यहां पर हमने देखा कि पहले तो आपको याद रखना है संसद के दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत की बात नहीं हो रही है, ये फर्क आपको याद रखना है, निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट आपसे बताया जा रहा है कौन शामिल होगा। नेक्स्ट है आपका राज्य की विधानसभाओं के, राज्यों की विधानसभाओं के, विधान परिषद की बात नहीं हो रही है, राइट, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ना ही मनोनीत होते हैं, ना ही निर्वाचित होते हैं, ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है तीसरा, कौन सा? 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। क्या हुआ इसमें? आपको याद रखना है क्या किया गया इसमें। दिल्ली और इसके तहत दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, राइट, यूनियन टेरिटरी है, इनके क्या कर दिया गया, इनके भी विधानसभा सदस्यों को, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये है निर्वाचक मंडल के बारे में राष्ट्रपति के, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव मैंने आपको बताया अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 55 क्या कह रहा है? निर्वाचन पद्धति, ठीक है, पद्धति क्या है, निर्वाचन की पद्धति क्या है, जरा ध्यान देंगे। आर्टिकल 55 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे, कोटा, जो कोटा है ना, कोटा कह सकते हैं इसको, पद्धति या कोटा आप कह सकते हैं, ठीक है, पद्धति या कोटा के बारे में आपको याद रखना है। आर्टिकल 55 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, इन दोनों की बात याद रखनी है। एक आपको आर्टिकल 55 याद रखना है और एक आपको याद रखना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। इसके अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन होता है और ऐसा निर्वाचन जो है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। आर्टिकल 55 और आर्टिकल 9 जो अधिनियम है 1952 का, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके द्वारा इनका जो मतदान है वो गुप्त तरीके से अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 55 क्या कह रहा है? पुनर्निर्वाचन की बात कर रहा है, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो दोबारा भी निर्वाचन हो सकता है, ठीक है, दोबारा निर्वाचन हो सकता है, ये आप याद रखेंगे, दोबारा निर्वाचन राष्ट्रपति का किया जा सकता है, ठीक है, दोबारा निर्वाचन हो सकता है, यानी कि पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का किया जा सकता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, अर्थात वह एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। आर्टिकल 59 क्या कह रहा है, ये ध्यान देंगे। आर्टिकल 59 बताता है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद तथा राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है, जो राष्ट्रपति होगा उसके पास क्या होना चाहिए, लोकसभा में, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, राइट, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और
यहाँ पर आर्टिकल 59 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है, किसी भी सदन का, संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। योग्यता होनी चाहिए इसके पास लोकसभा का सदस्य बनने की, लेकिन ये संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये आर्टिकल 59 बताता है हमें। आगे बढ़ते हैं। यदि निर्वाचन के पूर्व वह उनका सदस्य है तो पद ग्रहण करने की तिथि से उसका स्थान जो है उस सदन से रिक्त समझा जाता है। किस तिथि से? शपथ लेने की तिथि से नहीं, पद ग्रहण करने की। ठीक है, जिस दिन निर्वाचन होगा उस दिन से नहीं होता है, पद ग्रहण करने की तिथि जिस दिन से वो क्या कर लेगा, अपने पद को ग्रहण कर लेगा, वो तिथि से क्या होगा, वो अपने पुराने पद से को रिक्त समझा, उसका जो पुराना पद होगा उससे उसे रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी पदावधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अपनी पद अवधि के दौरान वो किसी अन्य पद को धारण नहीं कर सकता। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि, इसके अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है, आप याद रखेंगे। 5 वर्ष के पूर्व भी वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। राइट, राष्ट्रपति का त्यागपत्र राष्ट्रपति अपना किसे देगा? 5 वर्ष की अवधि के पहले भी त्यागपत्र राष्ट्रपति दे सकता है। देगा किसे? आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को देगा। बात क्लियर हो गई। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, किसमें वर्णन है? आर्टिकल 56 में इसका वर्णन है। लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी वह अपने पद को से सेवा मतलब अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। देगा किसे? आप बताएंगे उपराष्ट्रपति को देगा। राइट, उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात भी तब तक अपना पद धारण किए रहता है जब तक नया राष्ट्रपति ना अपना पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद भी तब तक उस दिन तक रुका रहता है अपने पद पर, उस दिन तक टिका रहता है अपने पद पर जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर अपने पद को धारण ना कर ले। ठीक है, याद रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग, जिसका प्रावधान किसमें है आप सभी जानते होंगे, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रावधान है, के द्वारा रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव का जो प्रावधान है वो 6 महीने के भीतर कराया जाना चाहिए। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाती है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दें या फिर उन पर महाभियोग लग जाए, ठीक है, ऐसी स्थिति में जो चुनाव होगा वो 6 महीने के अंदर ही कराया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के चुनाव के द्वारा भी राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। ठीक है, क्या बात हो रही है? कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो अगला जो राष्ट्रपति आएगा वो पूरे कार्यकाल के लिए आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 दिन का बच्चा था तो 4 दिन पहले ये क्या हो गया कि इनकी मृत्यु हो गई या महाभियोग लग गया या जो भी इस प्रक्रिया हुई, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बचे हुए टेन्योर के लिए आएगा, वो पूरे अपने पद पूरे शासनकाल पूरे टाइम के लिए आएगा, यानी कि 5 वर्ष के लिए आएगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि राष्ट्रपति का आकस्मिक पद रिक्तता में उपराष्ट्रपति जो होगा वो क्या बनेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर आकस्मिक रिक्तता हो जाए, मतलब कहीं वो चले जाएं या कोई भी बात हो जाए, मृत्यु हो जाए या महाभियोग लग जाए या फिर अपने पद से त्यागपत्र दे दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक, यानी कि उस समय उनके कार्य का वाहक, कार्य को करने वाला उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है
तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उस स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उस पद पर बैठेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब कहा जा रहा है आर्टिकल 60 के बारे में, जो कि प्रावधान करता है राष्ट्रपति की शपथ का। ठीक है, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ को बताता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी शपथ उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अथवा इनकी अनुपस्थिति में, अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेता है, राइट। या तो सुप्रीम कोर्ट का सीजे होगा यानी कि चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का, सीजेआई, ठीक है, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे आप, या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, या तो मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, या तो मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई होगा, या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, ये बात आप याद रखेंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, इसके समक्ष ये अपने पद की शपथ लेता है। राष्ट्रपति के वेतन भारत की संचित निधि से दिए जाते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इतना फेवरेट प्रश्न है ना ये, कि इतनी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार ये रिपीट होने वाला प्रश्न है। राष्ट्रपति के अगर वेतन की बात की जाए, आप याद रखेंगे भारत की संचित निधि में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। भारत की संचित निधि आर्टिकल 266, ठीक है, आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि से क्या दिया जाता है, राष्ट्रपति के वेतन को दिया जाता है, आप याद रखेंगे। आर्टिकल 61 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है उसका वर्णन करता है कि भारत का राष्ट्रपति, उसके पद हटाए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। यानी कि अगर संविधान की किसी भी प्रक्रिया का या संविधान का क्या कर रहे, अतिक्रमण कर रहा है राष्ट्रपति, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको क्या किया जा सकता है, उस पर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से खींच के बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। और राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण, राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है तो ऐसे समय पर क्या किया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। याद रहेगा, यह संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पूर्णतः क्योंकि ये न्यायालय में नहीं चलती है ना, इसीलिए ये क्या होगी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यह संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि न्यायपालिका इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसे न्यायिक प्रक्रिया, पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया ना कह के अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो महाभियोग का प्रस्ताव है कौन से सदन में लाया जाता है, तो आप बताएंगे किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है कि किसी एक स्पेशल सदन में लेकर आया जाएगा। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और प्रस्ताव की सूचना, बस यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने वाला है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही इसकी सूचना देनी पड़ेगी। आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं तो भाई उनको अपने लिए डिफेंस को तैयार करने का मौका भी तो मिलना चाहिए। तो 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जो प्रस्ताव की जो सूचना है वो राष्ट्रपति तक 14 दिन पूर्व ही पहुंचानी होती है। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम कितने, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जिस सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के ऊपर, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का
हस्ताक्षर उसमें होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। समस्त सदस्यों के कम से कम, जो टोटल सदस्य हैं उसके कम से कम 2/3, ठीक है, समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है। यदि दोनों सदनों में यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति पद मुक्त समझा जाता है। जिस दिन यह प्रस्ताव 2/3 मत से पारित हो जाता है उसी दिन से, उसी समय से राष्ट्रपति पद मुक्त समझा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो राष्ट्रपति से बनते हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है, याद रहेगा। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार भी होता है। अगर राष्ट्रपति अपना डिफेंस खुद प्रस्तुत करना चाहे तो कर सकता है, अन्यथा वो अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी के द्वारा या अपने किसी भी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भी अपना डिफेंस प्रस्तुत करवा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 71 में क्या प्रावधान है इससे भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 क्या कहता है? ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों के निपटारे के बारे में बात करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होंगे उसका निपटारा कौन करेगा? निपटारा कौन करता है? तो आप बताएंगे चुनाव आयोग नहीं करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 71 चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, ये बात आपको याद रखनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आर्टिकल 71 प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करेगा। समझ में आया? चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करेगा? आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा, कौन से चुनाव? राष्ट्रपति पद का चुनाव, राइट। चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कुल कुछ स्थान रिक्त हैं। ऐसा कुछ भी, कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त है ये बोलकर उसकी वैधता को चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। आर्टिकल 108 क्या बताता है कि किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा? मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जिसमें ना तो राज्यसभा अपना वो कर पा रही है, मत अपना विचार मिला पा रही है, ना ही लोकसभा, मतलब इनमें क्या हो रहा है? विभेद, इनकी विचारधारा में विभेद हो रहा है। ऐसी स्थिति में जैसे अपने घरों में लड़ाइयां हो जाती हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं? सारे पक्षों को, बहन भाई को सामने बैठाकर कहते हैं अब आपस में बातचीत करके सुलटाओ मामले को, राइट। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्र का पति है कह सकते हैं, या पिता है कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन होता है? प्रमुख नागरिक होता है। तो यही इसी का काम होता है, ये मुखिया है देश का, प्रधान है देश का, तो इन्हीं का ये काम होता है कि अगर कोई भी मत है जिसमें विचार नहीं मिल रहे हैं तो दोनों सदनों को सामने लाकर संयुक्त बैठक बुलाते हैं। राष्ट्रपति बुलाएंगे कौन से आर्टिकल के तहत? आप बताएंगे आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों को आमने सामने बुलाएगा, उनको बिठाएगा और कहेगा कि अपनी विचारधारा को क्या कीजिए, एक दूसरे से बातचीत करके अपने गतिरोध को दूर कीजिए, ठीक है। तो अगर आपसे संयुक्त बैठक पूछा जाए कि आर्टिकल कौन सा है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है, आप बताएंगे आर्टिकल 108 में किसका प्रावधान है? संयुक्त बैठक का, ठीक है। ज्वाइंट जो मीटिंग होती है, ज्वाइंट जो कमेटी होती है, ज्वाइंट मीटिंग कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108। कौन बुलाता है संयुक्त बैठक? आप कहेंगे राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है, याद रहेगा, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आर्टिकल 111 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 111 क्या कह रहा है कि दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बन सकता है। मैंने आपको बताया है कि कोई भी विधेयक जो होता है वो कानून कब बन जाता है? मैंने आपको बताया जब संसद की स्वीकृति मिल जाती है, और संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है।
तो यानी कि इन तीनों की जब स्वीकृति राज्यसभा लोकसभा से बिल पारित होकर आता है, फिर राष्ट्रपति अंतिम रूप से उसमें हस्ताक्षर कर देते हैं। जिस समय से हस्ताक्षर कर देते हैं उसी समय से वो विधेयक या बिल एक्ट या अधिनियम बन जाता है, राइट। तो यही बात की गई है कि आर्टिकल 111 के तहत दोनों सदनों में पारित जो भी विधेयक है वो क्या होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आर्टिकल 123 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है आर्टिकल 123? अध्यादेश की शक्ति के बारे में, कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। मान लीजिए कोई सदन है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा है, उस समय कार्य नहीं कर रही है, ठीक है, उस समय, और ऐसा कोई भी विषय है जिसमें क्या करना है, जिसके लिए कानून बनाना या कोई भी जरूरी है, निर्णय लेना जरूरी है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, अध्यादेश को जारी कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किस किस की नियुक्ति करता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ट्रिपल स्टार बनाइएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल 76 के द्वारा। आर्टिकल 76 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा ध्यान देंगे। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किसकी नियुक्ति करता है? आर्टिकल 76 के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। और आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 143 के तहत। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी, यानी कि आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का या भारत का कानून विधिवेत्ता कह सकते हैं, ठीक है। कानून विधिवेत्ता, कानूनी विधिवेत्ता, ठीक है, ये कह सकते हैं आप महान्यायवादी को, राइट। ये याद रखना है आपको। वित्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल 280 में किसका प्रावधान है? आप सभी जानते हैं, वित्त आयोग का प्रावधान है, राइट। आर्टिकल 280(1) के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी आर्टिकल 148। अगर सीएजी के कार्यों की बात की जाए तो आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 सीएजी के कार्यों का वर्णन करता है, ठीक है। आर्टिकल 148 सीएजी के बारे में है, और सीएजी की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति। और आर्टिकल 149 कार्यों का वर्णन करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति करता है। आगे देख लेते हैं जरा। आर्टिकल 72 की बात करते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है। अगर आप सजा प्रार्थी हैं, अगर आपको सजा मिली है किसी भी क्षेत्र में किसी भी कांड को करने के लिए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपको क्षमादान दे सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को संघ के मामलों में यानी कि केंद्र के मामले में कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है प्रधानमंत्री से। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। अरे भाई, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वही तो अधिवेशन बुलाएगा, है ना। जो हमारे घर में पापा होंगे, पापा हमारे घर के मुखिया हैं, तो पापा ही तो पकड़ पकड़ के सबको बुलाएंगे, चलो सब लोग, काम करने का समय हो गया है, खाना बनाने का समय हो गया है, पढ़ने का समय हो गया है, पापा ही बताएंगे ना, ठीक है। तो जो पापा हैं हमारे, राष्ट्रपति जो हैं वो पापा हैं, वो ही क्या करते हैं? संसद का अधिवेशन बुलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के सत्र को स्थगित कौन करता है, ठीक है, जो संसद का सत्र है वो कुछ समय के लिए स्थगित कौन कर सकता है, तो आप स्थगन की बात करेंगे तब आपको याद रखना है स्थगन कौन कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है।
स्थगन का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। संसद का सत्र बुलाता कौन है? वो बुलाएगा राष्ट्रपति। सत्रावसान मतलब सत्र को खत्म करने का भी कौन निर्णय करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सदनों के सम्मुख बजट रखवाता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। राइट, सेनाओं का प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? आप बताएंगे राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, विदेशों से संधियों और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। विदेशों से जो भी संधि समझौते होंगे वो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ये कथन भी आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं। कौन कौन से हैं? जरा ध्यान देंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 1950 से 1962 तक ये रहे। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए, कार्यवाहक राष्ट्रपति, आप बताएंगे वीवी गिरी का नाम। ठीक है, वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी जो थे, इंपॉर्टेंट है, भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। निर्विरोध अगर पूछा जाए कि निर्विरोध कौन चुने गए थे राष्ट्रपति के रूप में, आप बताएंगे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट आता है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, एक बार आप सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962 का समय रहा इनका, 1952 1962। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुने गए। भारत के चौथे जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वे ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे और वो 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपए है, ये आपको याद रखना है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, ये भी आपको ये भी आपको याद रखना है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति और द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम आदिवासी और द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का नाम याद रखना है आपको। राष्ट्रपति हैं, कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने 1986 में भारतीय डाक विधेयक पर क्या किया था? वीटो पावर का प्रयोग किया था। ठीक है, सर्वप्रथम पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अनगिनत बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 352 यानी कि आर्टिकल 352 जो कि आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। ये भी तथ्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट सेशन। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न राष्ट्रपति से बन सकते थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है, ये टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपको क्लासेस के पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए और आपको क्लासेस के नोट्स पीडीएफ्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ा कीजिए। डेली 9 PM पर हमारा
करंट अफेयर्स का सेशन चलता है, राइट। डेली 9 PM पर करंट अफेयर्स का डेली प्रैक्टिस सेशन चलता है, ठीक है, जो कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी इन सभी को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है, राइट। तो आप सभी लोग डेली 9 PM पर मेरे साथ जरूर जुड़ा कीजिए, मिस मत किया कीजिए क्लासेस, क्योंकि एक एक घंटा जो 2-2 घंटे आप रहकर मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, यही क्या कर देगी, आपको परफेक्शन देगी। और एग्जाम में जब आप 2025 के जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे, आपको ये क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ वो आपको डायरेक्ट वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्लास सेशन कैसा लगा है, आप सभी लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं नेहा सिंह आप सभी के लिए जीएस से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका क्या कर रही हूँ, आपके लिए निदान करने के लिए उपस्थित हुई, राइट। तो सेशन पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़िए और हमारे साथ डेली अप टू डेट क्लासेस में जुड़ते रहिए, राइट। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि क्लास सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, हम अभी इस सेशन को रोकते हैं, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे आप सभी से। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टेक केयर, गुड बाय।